नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस टाइम जो अपनी क्लास चल रही है वो क्लास अपनी राजस्थान ज्योग्राफी को लेके चल रही है। और 10 बजे के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासें हैं, पर आज थोड़ा सा लेट हो गए अपन, इस कारण से थोड़ा सा क्लासों में विलम्ब हुआ है आज। बाकी जहाँ से कल से अपन ने छोड़ा था वहीं से अपन शुरू कर रहे हैं इसको। और आपको पता होगा, आप ऑनलाइन देख भी रहे हैं, तो अपन ने जो टॉपिक शुरू किया है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर अपन ने चर्चाएं शुरू की हैं। और भौतिक प्रदेश को लेकर जो अपन ने चर्चाएं की थी वो राजस्थान को 4 भागों में बांट के अपन पढ़ रहे हैं। और उसमें जो 1 नंबर का अपन पढ़ रहे हैं वो पश्चिम का रेतीला मैदान पढ़ रहे हैं। और कल आपने देखा था कि पश्चिम के रेतीले मैदान को अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ठीक है, उसके बाद अपन जो चर्चाएं कर रहे थे वो थार के मरुस्थल को लेके अपन चर्चाएं कर रहे थे। और थार के मरुस्थल को लेके जो अपन ने चर्चाएं की थी, यानी कल जो अपन चर्चाएं कर रहे थे वो थार के मरुस्थल को लेके अपन चर्चाएं कर रहे थे। और थार के मरुस्थल की यदि अपन बात करें तो इसको अपन ने 2 भागों में बांटा था कि भाई ये 2 देशों में फैला हुआ है। 1 नंबर पे इधर अपन ने लिखा था भारत और इधर अपन ने सेकंड नंबर पे लिखा था पाकिस्तान। और कल अपन ने देखा भी था कि भाई भारत के ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है और हरियाणा है। अपन इसको रेगिस्तान कहते हैं और पाकिस्तान में देखोगे तो इसको चोलिस्तान कहते हैं। लेकिन अपन जो थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं भाई। अपन थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के संदर्भ में आपने कल भी देखा था, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ। यहाँ कल आपने देखा था कुल क्षेत्रफल, और इसका अपने राजस्थान में कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका राजस्थान में क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद यदि अपन देखें तो राजस्थान में एक आपने देखी थी कुल लंबाई, और अपने राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है भाई, 640 किलोमीटर। एक आपने इसी क्रम में देखा था भाई थार के मरुस्थल की राजस्थान में चौड़ाई कितनी है। तो थार के मरुस्थल की राजस्थान में जो चौड़ाई को लेकर चर्चाएं हैं वो 300 किलोमीटर है। और इसी क्रम में यदि अपन इसकी देखें औसत ऊंचाई, यानी औसत यदि ऊंचाई की अपन बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी राजस्थान में है 200 से लेकर 300 मीटर। यानी औसत जो ऊंचाई की बात करें तो 200 से लेकर और 300 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई है। वहीं यदि राजस्थान के जिलों को लेकर अपन चर्चाएं करें तो राजस्थान के टोटल देखोगे तो ये 12 जिलों में फैला हुआ है। एक बार अच्छे से देख लें इसको। थार के मरुस्थल के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं, और थार के मरुस्थल की चर्चा किसके संदर्भ में कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में। कुल क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई 640 है। उसके बाद यदि राजस्थान में चौड़ाई देखें तो कितनी है इसकी, 300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो कहीं ज्यादा है तो कहीं औसत कम है। तो देखोगे कि इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है 200 से लेकर 300 मीटर। और अपने यदि राजस्थान में जिलों को लेकर चर्चाएं करें तो राजस्थान के टोटल ये 12 जिलों में फैला हुआ है। एक बार अच्छे से समझ ले आप, क्योंकि कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछ लेता है कि भाई कौन से जिले में फैला हुआ है और कौन से जिले में नहीं है। यानी राजस्थान के संदर्भ में आप देखते हैं तो ये राजस्थान के टोटल जिले हैं 12, लेकिन वो 12 जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं उसको लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई राजस्थान के 12 जिले कौन कौन से हैं। अब वो 12 जिले कौन से हैं उसको अपन देख लेते हैं एक बार डायग्राम के माध्यम से, आप अच्छे से समझें इस चीज को। राजस्थान के जिलों को लेकर चर्चाएं हैं अपनी, उसको देखें आप। अब राजस्थान में यदि अपन बात करें
तो थार के मरुस्थल को लेके बात करेंगे तो राजस्थान में थार के मरुस्थल की इस तरह से ये बातें हैं। और राजस्थान के टोटल जो जिले अपन बात कर रहे हैं कितने हैं भाई? 12। समझे 12 कौन कौन से हैं? यहां से देखोगे तो एक जिला आता है, उस जिले का नाम है सीकर। और सीकर जिले के जैसे ऊपर आप चलते हैं तो यहाँ राजस्थान का एक जिला आता है जिसका नाम है झुंझुनू। आप ये कह सकते हैं सीकर, सीकर के बाद झुंझुनू, और झुंझुनू के यदि अपन ऊपर चलें तो झुंझुनू के बाद राजस्थान का जिला आता है चूरू, और चूरू के यदि अपन ऊपर चलें तो यहाँ राजस्थान का जिला आता है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के जस्ट इधर चलें आप तो यहाँ राजस्थान का जिला आता है गंगानगर, और गंगानगर के इधर अपन चलें तो यहाँ राजस्थान का जिला आता है बीकानेर, और बीकानेर के जस्ट इधर चलें तो यहाँ राजस्थान का जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के जस्ट नीचे चलें तो राजस्थान का जिला आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के भी यदि अपन नीचे चलें तो ये राजस्थान का जिला आता है जालोर, और जालोर से जब आप इधर चलें तो यहाँ राजस्थान का जिला आता है पाली, और पाली के यदि अपन ऊपर चलें तो यहाँ जो राजस्थान का जिला है वो जोधपुर है, और जोधपुर के यदि इधर आप चलें तो यहाँ जो राजस्थान का जिला है वो है नागौर। यानी अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो राजस्थान के 12 जिलों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं जहाँ थार का मरुस्थल फैला हुआ है। टोटल यदि जिलों की बात करें तो 12 हैं। ये 12 कैसे आप एक बार काउंट कर लें। 1 नंबर पे जो जिला है वो सीकर है, 2 नंबर पे जो जिला है वो झुंझुनू है, 3 नंबर पे जो जिला है वो चूरू है, 4 नंबर पे जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। इसी क्रम में आप देखें तो 5 नंबर पे देखोगे तो कौन सा जिला आता है? श्री गंगानगर है। इसी क्रम में 6 नंबर पे आप देखें तो बीकानेर है, और इसी क्रम में 7 नंबर पे देखें तो जैसलमेर है, और इसी क्रम में 8 नंबर पे देखें तो बाड़मेर है, और 9 नंबर पे देखें तो जालोर है, और इसी क्रम में 10 नंबर पे देखें तो पाली है, और 11 नंबर पे देखें तो जोधपुर है, और 12 नंबर पे देखोगे तो नागौर है। आप ये कह सकते हो कि राजस्थान के जो टोटल जिले हैं वो कितने जिले हैं? 12। और ये 12 जिला जहां थार का मरुस्थल फैला हुआ है ये आपके सामने टोटल है 12 जिले। एक बार आप देख लें इनको अच्छे से। ये वो 12 जिले हैं जहां थार का मरुस्थल फैला हुआ है। आप एक बार अच्छे से रीड कर लें इन 12 जिलों को। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर से मेरे साथ साथ एक बार देखें। 1 नंबर पे देखोगे तो सीकर है, 2 नंबर पे देखोगे तो झुंझुनू है, 3 नंबर पे देखोगे तो चूरू है, 4 नंबर पे देखोगे तो हनुमानगढ़ है, 5 नंबर पे देखोगे तो श्री गंगानगर है, 6 नंबर पे देखोगे तो बीकानेर है, इसी क्रम में 7 नंबर पे जैसलमेर, 8 नंबर पे बाड़मेर, 9 नंबर पे जालोर, 10 नंबर पे पाली, 11 नंबर पे जोधपुर, और 12 नंबर पे आ जाता है नागौर। ये वो 12 जिले हैं जहां थार का मरुस्थल फैला हुआ है। लेकिन अपन से कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में अपन से काफी बार कंपटीशन में प्रश्न आए हैं। क्या प्रश्न बनता है, किस तरीके से प्रश्न बनता है, उस चीज को आप देखें। एक एक करके मरुस्थल की सभी विशेषताएं अपन लिखेंगे यहाँ। तो जो चर्चाएं अपन कर रहे हैं वो आप बिल्कुल ध्यान रखें किसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं? थार का मरुस्थल। और इस थार के मरुस्थल की बात करें तो अपन थार के मरुस्थल की चर्चाएं कर रहे हैं इसकी विशेषताओं को लेकर कि थार के मरुस्थल की विशेषताएं क्या हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं उनको आप एक बार समझिए। जो भी विशेषता लिख रहा हूं आप बिल्कुल उनको ध्यान से समझे एक एक को, क्योंकि अपन दो ही चीजें पढ़ रहे हैं जो एज ए कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। ठीक है,
एक तो ध्यान रखना थार के मरुस्थल को लेके प्रश्न पूछा जाता है अवशेष। भाई अवशेष का अर्थ जब अपन ने भौतिक प्रदेश शुरू किया था तो आपको याद आ रहा होगा अपन ने लिखा था भाई ऊपर की साइड में अंगारा लैंड है, बीच में टेथिस सागर, तो नीचे देखोगे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसी क्रम में इनके अवशेष के बारे में प्रश्न पूछता है। तो ये थार का मरुस्थल जो अवशेष है ये ध्यान रखना, आपको याद आ रहा होगा अपन ने डायग्राम में देखा था किसका अवशेष है भाई, ये अवशेष है टेथिस सागर। बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखें, मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथिस सागर का, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना एक जो बार बार कंपटीशन में प्रश्न आया है वो इसकी उत्पत्ति को लेके प्रश्न आया है कि भाई थार की मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई। तो थार के मरुस्थल की यदि उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें, प्लीस्टोसीन युग में। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई थी, प्लीस्टोसीन युग। अगर वो प्लीस्टोसीन युग ऑप्शन में ना दे तो फिर ध्यान रखें आप यहां से आएगा चतुर्थक काल, यानी या तो वो प्रश्न ऑप्शन में प्लीस्टोसीन युग देगा, अगर प्लीस्टोसीन युग नहीं देता है तो ऑप्शन में क्या आएगा, चतुर्थक काल। इसमें किसकी उत्पत्ति हुई थी, थार के मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना एक इसकी विशेषता है कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा जो आबादी वाला मरुस्थल है वो कौन सा है भाई, थार का मरुस्थल। और विश्व में यदि सबसे ज्यादा जो पाई जाती है जैव विविधता, यदि विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है तो वो भी कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। समझे आप एक एक चीज को। अवशेष किसका है, टेथिस सागर का। उत्पत्ति कब हुई, प्लीस्टोसीन युग में, अर्थात चतुर्थक काल में। विश्व में सर्वाधिक क्या है, आबादी है। क्या पाई जाती है, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से थार के मरुस्थल को जाना जाता है। और एक चीज आपने पढ़ी भी होगी, वह विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है भाई, सहारा का मरुस्थल। और थार का जो मरुस्थल है वो सहारा के मरुस्थल का एक पूर्वी भाग है। आप ये कह सकते हैं कि थार का मरुस्थल सहारा के मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, आप थार के मरुस्थल में आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कि भाई थार का मरुस्थल जहां है वर्तमान में, वहां देखोगे तो प्राचीन काल में क्या स्थित था भाई, टेथिस सागर स्थित था। लेकिन इसके कोई प्रमाण कहां से मिलते हैं कि वास्तव में टेथिस सागर था, इसके क्या हैं आप देखो। एक आपने सुना होगा मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प की यदि अपन बात करें या इसी को आप कह सकते हो मध्यजीवी। मेसोजोइक या इसी का नाम क्या हो सकता है भाई, मध्यजीवी। यानी मेसोजोइक महाकल्प या मध्यजीवी महाकल्प जब 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से की बात है ये, जब ये भाग ध्यान रखना किसमें डूबा हुआ था भाई, समुद्र। अर्थात यहाँ जो टेथिस सागर स्थित था ये बात थी मेसोजोइक महाकल्प, किसमें डूबा हुआ था, समुद्र में। लेकिन उत्पत्ति की बात करोगे तो कब हुई, प्लीस्टोसीन युग में। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये जो भाग समुद्र में डूबा हुआ था ये कब की बात थी, ये मेसोजोइक महाकल्प की बात थी, जब ये भाग समुद्र में डूबा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो युग आया था प्लीस्टोसीन युग, उसमें ध्यान रखना टेथिस सागर की जगह किसकी उत्पत्ति हो गई, थार के मरुस्थल की, ठीक है। अब ध्यान रखना एक प्रश्न अपन से जो कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है
कि भाई प्राचीन काल में यहाँ टैथिस सागर था, इसके मुख्य अवशेष क्या हैं? भाई कोई ना कोई प्रमाण तो यह होगा कि भाई हाँ प्राचीन काल में यहाँ समुद्र था। तो इसके जो मुख्य रूप से प्रमाण मिलते हैं वो आप विशेष ध्यान रखें, खारे पानी की झीलें, यानी कि खारे पानी की झीलें इस बात को दर्शाती हैं कि वास्तव में प्राचीन काल में क्या था, यहाँ टैथिस सागर स्थित था। तो ऑप्शन में कुछ भी मिले, अगर ऑप्शन में आपको मिलती हैं खारे पानी की झीलें, तो ध्यान रखना इससे कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्राचीन काल में यहाँ टैथिस सागर था। इसके मुख्य अवशेष क्या हैं? यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में यहाँ प्राचीन काल में टैथिस सागर स्थित था। इस चीज को भी समझे। कई बार ध्यान रखना इस प्रश्न को और थोड़ा डेप्थ में जाता है तो राजस्थान के संदर्भ में इस थार के मरुस्थल का अक्षांश और देशांतर भी पूछ लेता है कई बार। तो उस चीज को भी आप एक बार समझने की कोशिश करें। लेकिन जो लाइनें मैंने लिखी हैं आप एक बार इनको अच्छे से देख लें, क्योंकि ये वो लाइनें हैं जहां से कंपटीशन में बार-बार प्रश्न पूछे हुए हैं। आप एक बार और अच्छे से देख लें इसको, क्या क्या विशेषताएं हैं, समझे आप एक बार इसको। ठीक है, दोबारा से आप फिर देखें क्या पढ़ रहे हैं अपन, थार के मरुस्थल की विशेषताएं। और थार के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिया है, अवशेष। किसका अवशेष है भाई? ये टैथिस सागर का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति कब हुई? प्लीस्टोसीन युग में हुई, अर्थात क्या कह सकते हो, चतुर्थकल्प में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है इसको। किसका भाग है ये सहारा के मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, कौन से की बात करें? मेसोजोइक महाकल्प में ये किसमें डूबा हुआ था? ये समुद्र में डूबा हुआ था। इसके प्रमाण यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना मैंने कहा है कि इस मरुस्थल का राजस्थान के संदर्भ में अक्षांश और देशांतर भी पूछा जाता है। तो आप समझे एक बार, यदि अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इस तरह से है ये थार का मरुस्थल। आप और एक बार अच्छे से देख लें। अपन इसकी दो चीजों की बात चर्चाएं कर रहे हैं थार के मरुस्थल को लेके, एक अक्षांश और एक देशांतर। जो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है वो ध्यान रखना, यहाँ से शुरुआत होती है 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि राजस्थान आप देखते हो तो राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट से शुरू होती है, जबकि थार का मरुस्थल कहां से शुरू होता है? 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और ये कहां तक है भाई? 30 डिग्री 12 मिनट, और आप इसको कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश। तो आप ये कह सकते हो थार के मरुस्थल का राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से जो इसकी देशांतरीय स्थिति शुरू होती है वो होती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और आप इसको कह सकते हैं 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ जो फैला हुआ है इस पूरे भाग में, ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अब समझे आप, देखो थार के मरुस्थल के बारे में अपन दो चर्चाएं कर रहे हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर। थार के मरुस्थल का जो अक्षांशीय विस्तार है वो ध्यान रखना कहां से शुरू होता है? 24 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से
और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 76 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है इसका अक्षांश और देशांतर। एक बार आप अच्छे से देख लें इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यदि अक्षांश और देशांतर को लेके कोई प्रश्न पूछता है तो आपके सामने ये राइट ऑप्शन होंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक डेजर्ट जोन को लेके और प्रश्न पूछे गए हैं कंपटीशन में बार बार, डेजर्ट जोन। और डेजर्ट जोन को लेके यदि अपन चर्चाएं करें तो आप दोनों ही ध्यान रखें। डेजर्ट जोन में एक तो भाई भारत में कितने डेजर्ट जोन बनाए हुए हैं और राजस्थान में कितने डेजर्ट जोन हैं, यानी डेजर्ट जोन भारत में कितने हैं और राजस्थान में कितने हैं। अगर भारत को लेके चर्चाएं करता है तो भारत में ध्यान रखना डेजर्ट जोन है 142, जबकि अपने राजस्थान में जो डेजर्ट जोन है वो ध्यान रखना है 85 डेजर्ट जोन है राजस्थान में। धीरे से अच्छे से याद रखें कौन सा है डेजर्ट जोन। भारत में कितने हैं 142, राजस्थान में कितने हैं 85 डेजर्ट जोन है। और आप एक बार अच्छे से देख लें इसको, कहीं से कोई कंफ्यूज हो तो आप अपना प्रश्न रखें। बिल्कुल, इसी के आगे यदि अपन चलते हैं तो ये बात थी अपनी थार के मरुस्थल को लेके अक्षांश और देशांतर, और इधर अपन ने देखे थे डेजर्ट जोन। इसी के क्रम में ध्यान रखना मरुस्थल से संबंधित ही अपने राजस्थान में 2 कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जहां तक मेरा अनुभव रहा है ये 2 कार्यक्रमों में से प्रश्न भी खूब आए हैं। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम और एक मरु विकास कार्यक्रम, इसको लेके भी काफी बार प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आप इन दोनों को भी अच्छे से ध्यान रखें, कब कब चलाए गए हैं और राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है, उन चीजों को देखें। तो 1 नंबर पे यदि इस मरुस्थल के कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं करें तो 1 नंबर पे जो कार्यक्रम आता है वो है सूखा संभावित कार्यक्रम, यानी मरुस्थल को लेके जो एक कार्यक्रम चलाया गया था वो है सूखा संभावित कार्यक्रम। और सूखा संभावित जो विकास कार्यक्रम है ये ध्यान रखना शुरू किया गया था 1973-74। बिल्कुल ध्यान रखें, जो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम है, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, ये कब चलाया गया था 1973-74 में। और इसमें जो राजस्थान के जिले शामिल किए गए थे वो किए गए थे 11 जिले। समझे आप, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम कब चला 1973-74 में। राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया 11 जिलों को। उसके बाद इसी क्रम में एक कार्यक्रम चलाया गया था मरु विकास, जो इसी क्रम में कार्यक्रम है वो मरु विकास कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम। और ये मरु विकास जो कार्यक्रम चलाया गया था ये ध्यान रखना, ये कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। और इसमें राजस्थान के कुल जिले शामिल किए गए थे 16। अब आप समझे इन चीजों को, 2 कार्यक्रम है मरुस्थल से लेके। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम 1973-74 राजस्थान के 11 जिले, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 राजस्थान के टोटल 16 जिलों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न है तो जो बार-बार कंपटीशन में आए हैं, आप एक बार इनको भी ध्यान से देख लें। सूखा संभावित और मरु विकास दोनों को आप अच्छे से देख लें। इसी क्रम में थोड़ा आगे चलते हैं तो ध्यान रखना मरुस्थल में जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है, जो रेत के टीले हैं उनको धोरे या धरियन के नाम से जाना जाता है। यानी मरुस्थल में किस किस प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं और उन रेत के टीलों की विशेषताएं क्या है, उसके संदर्भ में अपन चर्चाएं करेंगे। लेकिन मरुस्थल, रेत के टीले ये अलग-अलग प्रकार के पाए जाते हैं जिनका वर्णन भी विस्तृत रूप से है। तो उन रेत के टीलों के बारे में अपन चर्चाएं जो हैं
वो नेक्स्ट क्लास में चर्चाएं करेंगे रेत के टीलों के बारे में। कल अपन कंप्लीट रूप से रेत के टीलों के बारे में चर्चाएं करेंगे और क्लासों का जो शेड्यूल है वो ध्यान रखना कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप सभी क्लासों के लिए तैयार रहें। YouTube का बिल्कुल YouTube पे भी ये क्लासें डाल दी जाएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लाइव देखने की, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। तो बाकी की जो क्लास है इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में